वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर हल कर रहे हैं। और दोस्तों आज का जो पेपर हमारा है 15 दिसंबर 2013 का पेपर होगा। तो इस पेपर में जितने भी सामान्य ज्ञान और हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए होंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो रिसीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपका कोई भी प्रकार का सुझाव या कमेंट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हमारा ये रहा। और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे और सामान्य ज्ञान के बाद दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे। तो सामान्य ज्ञान का यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि वेग का सूत्र है। अब दोस्तों वेग का सूत्र यहाँ पे जो बताया गया, दूरी बटे समय, विस्थापन बटे समय और दूरी गुणे समय और चाल गुणे समय। दोस्तों वेग का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है विस्थापन बटे समय होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो एक का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जो दिए गए हैं दूरी बटे समय, दूरी गुणे समय और चाल गुणे समय, ये सब हमारा होता है चाल का। दोस्तों अगर चाल का अगर फार्मूला हम निकालें तो चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। इसी से हमारे दूरी का भी निकल आएगा, समय का भी निकल आएगा और चाल का तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। तो फिर मैं आगे वेग का सूत्र पूछा था तो वेग का हो जाएगा विस्थापन बटे समय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमारा एक का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हुआ। और आगे देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि पीलिया किस अंग का रोग है। दोस्तों ये यकृत का है, वृक्क का है, अग्नाशय का है या फिर दोस्तों हृदय का है। पीलिया हमारा जो है वो दोस्तों हमारा यकृत का रोग होता है। पीलिया कौन सा, मतलब पीलिया जो होता है वो किस अंग का रोग होता है, वो यकृत का रोग होता है। यानी कि दो का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे दूसरे के बाद दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि एड्स, AIDS इसको पढ़ेंगे, एड्स का विस्तृत रूप है एंटी इंडियन ड्राफ्ट साइंट, एंटी इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, कोई नहीं। तो एड्स का फुल नेम होता है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो 3 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 3 के बाद दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन। और चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। ऋषभदेव थे, महावीर स्वामी थे या फिर पार्श्वनाथ थे या मल्लीनाथ थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे वो दोस्तों पार्श्वनाथ थे। कौन थे दोस्तों, पार्श्वनाथ थे। अब प्रथम तीर्थकार की अगर बात की जाए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार, जैन यहाँ पे हम लिख देते हैं धर्म के प्रथम तीर्थकार। अब जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार जो हो जाएंगे वो दोस्तों थे हमारे ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थकार कौन थे दोस्तों, ऋषभदेव थे। और उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए 24वें, यानी कि अब 23वें तो थे पार्श्वनाथ और जैन धर्म के 24वें तीर्थकार, 24वें यानी कि ये अंतिम भी थे दोस्तों, अंतिम भी थे। तो ये कौन थे, ये थे दोस्तों हमारे महावीर स्वामी थे। ये थे महावीर स्वामी थे। तो ये क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जाता है, इनका भी साथ में ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर पूछा जाए जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पूछा गया था तो वो है पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार पूछा जाए तो ऋषभदेव हैं। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार पूछा जाए या फिर 24वें ही तीर्थकार अंतिम तीर्थकार थे वो है दोस्तों महावीर स्वामी थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 के बाद दोस्तों यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन। और 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। सारनाथ में दिया था, बोधगया में दिया था या लुम्बिनी में दिया था या फिर दोस्तों कुशीनगर में दिया था। तो 5वें का हो जाएगा हमारा ए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। यानी 5 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। अगर यहाँ पे हम एक बात और जाने, यहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी दोस्तों, बोधगया में हुई थी, बोधगया में। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था दोस्तों, सारनाथ में दिया था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5 के बाद दोस्तों हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन, और छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयन था या कालाशोक था? तो छठे का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जो विकल्प मौजूद हमारा यहाँ पे है, तो ये मगध साम्राज्य का अंतिम शासक पूछा है। तो इनमें से न तो बिंबिसार है, न तो अजातशत्रु है, न तो दोस्तों उदयन है, न तो दोस्तों कालाशोक है। यानी कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक इन 4 ऑप्शनों में से कोई नहीं है। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो दोस्तों नंद वंश के राजा धनानंद का था। अगर यहाँ पे मगध साम्राज्य का अंतिम शासक जो पूछा गया था, तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक नंद वंश के राजा धनानंद का था। तो यहाँ पे अगर हम लिखें मगध साम्राज्य का अंतिम शासक, यहाँ पे मगध साम्राज्य का अंतिम शासक, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक जो था दोस्तों वो नंद वंश के राजा, यहाँ पे नंद वंश के राजा धनानंद थे। नंद वंश के राजा धनानंद, राजा यहाँ पे धनानंद ये थे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे विकल्प में से कोई मौजूद नहीं है। तो अगला हम देखेंगे 6 के बाद दोस्तों हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और 7वां नंबर क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे दिया गया है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, बिंबिसार ने कराया था, या कौशक अशोक ने कराया था, या फिर दोस्तों कौटिल्य ने कराया था? तो 7 का हमारा हो जाएगा सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? वो अशोक ने कराया था। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 7 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 के बाद दोस्तों हम लोग 8वां नंबर देखेंगे। और 8 नंबर में हमारा क्वेश्चन दिया गया कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? नालंदा थी, प्रयाग थी, कन्नौज थी, थानेश्वर थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो 8 का हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों कन्नौज थी। 8 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हुआ। और अगला देखेंगे 8 के बाद दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? महेंद्रपाल ने बनवाया था, महीपाल ने बनवाया था, राज्यपाल ने बनवाया था, या तेजपाल ने बनवाया था? दोस्तों 9 का हमारा यहाँ हो जाएगा 13वीं शताब्दी के राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो वो दोस्तों तेजपाल ने बनवाया था। कौन बनवाया था दोस्तों? तेजपाल बनवाए थे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 9 के बाद दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन। और 10वां नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है मार्को पोलो है, निकोलो कोंटी है, बारबोसा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो 10 का हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे निकोलो कोंटी हो जाएगा। यानी कि वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है निकोलो कोंटी। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 10 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 10 के बाद हम लोग दोस्तों 11वां नंबर देखेंगे। 11वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? दोस्तों खजुराहो में, आबू में, कोणार्क में, या धारचूला में? तो 11 का हमारा हो जाएगा दोस्तों सुविख्यात सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ पे किस स्थान पर निर्मित है? तो वो कोणार्क में निर्मित है दोस्तों। ये हमारा 11 का सी के साथ क्वेश्चन क्या होगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। और 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर थे, श्री के एन मुंशी थे। तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो दोस्तों थे हमारे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी कि 12 का देखा जाएगा तो बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों यहाँ भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष की बात की गई थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अब प्रथम बैठक अगर बात की जाए तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी जिसके स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो अब अगर यहाँ पे हम लिख दें तो प्रथम बैठक जब हुई थी, भारत के संविधान की प्रथम बैठक जब हुई थी दोस्तों, तो प्रथम बैठक यहाँ पे प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर
1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई, ये हुई। अब इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे, इसके अस्थायी अध्यक्ष, इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये हो गया। अब जो दूसरी बैठक हुई थी दोस्तों, अब यहां पे दूसरी बैठक के बारे में जान लीजिएगा। अब यहां पे दूसरी बैठक जब हुई थी, दूसरी बैठक ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई, यानी कि 9 तारीख को हुई थी, फिर उसके बाद 11 तारीख को हुई थी, 2 दिन बाद हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली हुई थी, अब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी हुई थी। इसके स्थायी सदस्य जो थे या स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। इसके स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ये दो मुख्य बातें हैं दोस्तों ये संविधान सभा से रिलेटेड, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। यहां पे पूछा था भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो यहां पे हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सच्चिदानंद नहीं दिया, आप यहाँ पे एक बात ये नहीं कहा गया कि स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष में किसी को नहीं बताया गया, लेकिन अब सच्चिदानंद यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्थायी ही पूछा होगा, तो राजेंद्र प्रसाद मौके पे मौजूद है यहाँ पे बी ऑप्शन, तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 12 के बाद हम लोग 13 नंबर देखेंगे, और 13 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उपरोक्त सभी। तो 13 का जो हो जाएगा दोस्तों, संवैधानिक उपचार का अधिकार को लेकर के वह क्या मतलब अदालत में जा सकता है, यानी कि 13 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 13 के बाद दोस्तों 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर में कहा कि भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार या फिर दोस्तों प्राकृतिक अधिकार। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों रह गया है 14 का सी, यानी कि कानूनी अधिकार रह गया, यानी 14 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 14 के बाद दोस्तों हम लोग 15 नंबर देखेंगे। 15 में कहा गया कि भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान राष्ट्रपति अगर देखा जाए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, अब्दुल कलाम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे 15 हमारा जो हो जाएगा, उस समय जब ये पेपर हुआ था, ये 2013 में पेपर हुआ था। कब पेपर हुआ था दोस्तों, 2013 में हुआ था। तो 2013 के समय पे मतलब राष्ट्रपति कौन थे, तब प्रणब मुखर्जी हैं। तब कौन थे दोस्तों, प्रणब मुखर्जी थे। वर्तमान में अगर बात की जाए, अब वर्तमान हमारा चल रहा है 2024 चल रहा है, वर्तमान 2024 चल रहा है। तो इस समय पे हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू ये हमारी राष्ट्रपति है वर्तमान में। और उस समय पे जब था 2013 में था, तो 13 में हमारा प्रणब मुखर्जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15 के बाद हम लोग यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि राज्यसभा की सदस्यावधि होती है 3 वर्ष की, 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 2 वर्ष की। तो 16 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि 6 वर्ष की। राज्यसभा की सदस्यतावधि होती है 6 वर्ष की। 16 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब प्रत्येक 2 वर्ष में दोस्तों, इसमें और एक चीज जान लीजिए, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये बात आप जान लीजिएगा इससे रिलेटेड। तो ये बात हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे 17 नंबर।
और 17 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वो दोस्तों होता है हमारा यहाँ पे 6 वर्ष का होता है। 17 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 18 नंबर, और 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, भाषा के आधार पर, या साक्षरता के आधार पर। तो 18 के यहाँ पे लोकसभा में राज्यों की सीटें किस आधार पर आवंटित होती हैं, वो जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती है। यानी 18 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 18 के बाद दोस्तों हमारा 19 नंबर दिया गया है, यहाँ पे कहा है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है, तो 1/3 होता है, 1/4 होता है, या फिर 1/5 होता है, या फिर दोस्तों 1/10 होता है। तो 1 यहाँ पे 10 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 19 का डी के साथ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, अब दोस्तों यहाँ पे और कोरम का तात्पर्य का क्या होता है ये जान लीजिएगा। कोरम का तात्पर्य होता है न्यूनतम सदस्य संख्या जिससे सदन की कार्यवाही चल सकती है। कोरम का मतलब क्या होता है, न्यूनतम सदस्य संख्या होता है। यहाँ पे अगर हम लिख दें, कोरम का अर्थ जो होता है दोस्तों, कोरम का अर्थ होता है न्यूनतम सदस्य संख्या होता है। न्यूनतम सदस्य संख्या, न्यूनतम सदस्य संख्या संख्या जिससे सदन की कार्यवाही चल सके, जिससे सदन की कार्यवाही चल सके, जिससे सदन की कार्यवाही चल सके, ये इसका मेन पॉइंट था। अगला देखेंगे 19 के बाद दोस्तों हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों ये 2013 में क्वेश्चन पेपर हुआ था। 2013 में उस समय कौन था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय, तो दोस्तों हमारे थे केशवानंद भारती थे, पी सथा शिवम थे, मार्कंडेय काटजू थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उस समय पे तो दोस्तों हमारे पी सथा शिवम थे 2013 में। अगर वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ है। अगर यहाँ पे वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश, 50वें मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, वो कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़ है, ये वर्तमान के हैं। और उस समय 2013 में कौन थे, पी सथा शिवम थे। आगे देखेंगे 20 के बाद दोस्तों हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि मुख्य सचिव का चयन कौन करता है। राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति करती है, या प्रधानमंत्री करता है, या फिर दोस्तों राज्य का मुख्यमंत्री करता है। तो 21 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी, यानी कि मुख्य सचिव का चयन राज्य का मुख्यमंत्री करता है। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है, राज्य का मुख्यमंत्री करता है। और आगे देखेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, और 22 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था कहां से प्रारंभ हुआ। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था कहां से प्रारंभ हुआ। वर्धमान पश्चिम बंगाल से, गया बिहार से, या फिर दोस्तों फैजाबाद उत्तर प्रदेश से, नागौर राजस्थान से हुआ था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नागौर राजस्थान से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। तो और इसके बाद दोस्तों जाने भारत के प्रथम पीएम उस समय पे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये क्या हुआ था, बगदारी गांव से शुरू किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय पे प्रधानमंत्री थे, वो प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो उसी समय पे ये बगदारी गांव कहां पड़ता है, नागौर, राजस्थान के नागौर जिले में एक बगदारी गांव पड़ता है। तो वहां से इसका पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। तो यहाँ पे हमारा 22 का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ कितने प्रकार के आपातकाल हैं, 3, 2, 4 या फिर दोस्तों 5। तो 23 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए। 30 भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ कितने प्रकार के आपातकाल हैं दोस्तों, 3 प्रकार के आपातकाल हैं। अब अगर बात की जाए भारतीय संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल हैं के प्रावधान है दोस्तों। कौन कौन से आपातकाल हैं, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपदा। अगर हम यहाँ पे लिख दें दोस्तों अनुच्छेद 352 यहाँ पे राष्ट्रीय आपदा,
राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय आपदा नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की हमें बात की गई है ना, तो ये आपातकाल की, तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। फिर दूसरा है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 356, यहाँ पे अनुच्छेद 356 में क्या दिया गया है, 356 में है दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन। और फिर अगला दिया है अनुच्छेद यहाँ पे 360, अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान, यहाँ पे वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ कितने प्रकार के आपातकाल हैं दोस्तों, 3 प्रकार के, एक अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 के बाद दोस्तों 24 नंबर, और 24 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं दोस्तों, 24 भाग हैं, 20 भाग हैं, 18 भाग हैं या फिर दोस्तों 22 भाग हैं। तो 24 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा 22 भाग हैं। और अब अगर बात की जाए उस समय पे पहले हमारा 22 भाग था और अभी भी हमारा वर्तमान में भी 22 भाग है, लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट ये हुआ है, पहले क्या था दोस्तों, पहले हमारा था यहाँ पे 22 भाग थे, 22 भाग के बाद 8 अनुसूची थी, यहाँ पे 8 अनुसूची थी, और अनुच्छेद कितने थे, 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। तो ये हो गया। अब अगर वर्तमान की बात की जाए, ये वर्तमान की बात की जाए तो अभी भी दोस्तों हमारे 22 भाग हैं और यहाँ पे 12 अनुसूची है। अब अनुसूचियों की संख्या दोस्तों कितनी है, यहाँ पे 12 अनुसूची हो गई है, 12 अनुसूची है। और अगर इसकी बात की जाए अनुच्छेद की तो 395 अनुच्छेद अभी भी है, बस अनुसूचियों की संख्या यहाँ पे बढ़ गई है वर्तमान में। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 24 के बाद अगला हम 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 25 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तेलंगाना हमारा आंध्र प्रदेश के विघटन से तेलंगाना राज्य बनने वाला है, या उसमें बनने वाला था 2013 में, लेकिन अब तो बन चुका है। तो अगर इसकी बात की जाए दोस्तों तो 25 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हुआ, बिल्कुल राइट हो गया। तो ये कब बना है दोस्तों, अगर हम लिख दें यहाँ पे तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से कब बना है, 2 जून 2014 को अलग हुआ था, 2 जून 2014 को क्या बना है, तेलंगाना राज्य, तेलंगाना राज्य दोस्तों किससे, आंध्र प्रदेश से विखंडित होकर के 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना है। ये भारत का 29वां राज्य था, 29वां राज्य था किसका, भारत का। ये बात हो गई। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग 25 के बाद दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्रफल की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया था। ओएनजीसी और एनटीपीसी, भेल और गेल, ओएनजीसी और गेल, कोल इंडिया और सेल। तो दोस्तों 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया था किनको, भेल और गेल को, यानी कि 26 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। 26 के बाद अगर 27 नंबर देखा जाए तो 27 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है। दोस्तों 2013 में पेपर हुआ है, तो 2013 के अनुसार पहले हम देखेंगे। 2013 में हमारे क्या थे, यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर उस समय पे पूछा गया था, तो उस समय पे थे दोस्तों हमारा डॉक्टर बिमल जालान थे, या डॉक्टर आईजी पटेल थे, या डॉक्टर रघुराम राजन थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 27 का सी हो जाएगा, रघुराम राजन थे 2013 में। और उसके बाद देखा जाए दोस्तों वर्तमान की बात अगर की जाए, इसमें वर्तमान में शशिकांत दास हैं, शशिकांत दास वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। ये कब से हैं दोस्तों, 2018 से अब तक हैं, अभी तक हैं। और आरबीआई की अगर स्थापना की बात कर ली जाए दोस्तों, आरबीआई की स्थापना भी पूछी जाती है कभी कभी। आरबीआई की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 के बाद दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन, और 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एग मार्क है अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था है, कृषि उत्पादों में मंडीकरण हेतु कृषकों की संस्था है,
खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है। तो 28 का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यानी कि खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है, यानी कि 28 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक मार्क क्या है दोस्तों, खाद्य उत्पादों के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है। 28 के बाद दोस्तों हम लोग 29 नंबर पे देखेंगे, और 29 नंबर क्वेश्चन में कहा कि भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए है? भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, या केवल वे भारतीय जिनके पास मतदाता पहचान कार्य हो, ये तो गलत है। गरीबी रेखा से नीचे के लिए गलत है। केवल शहरी क्षेत्रों के लिए, ये भी गलत है। ये भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है। क्या दोस्तों? आधार, जो आधार कार्ड बनाया गया है ये भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है। ये दोस्तों पते और व्यक्ति के पहचान का इसमें प्रमाण है। तो ये 29 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले देखेंगे दोस्तों 29 के बाद हम लोग दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि प्रच्छन्न यानी छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है दोस्तों? लेन देन की लागत में वृद्धि, बाजार में लेन देन की कम क्षमता, कुल उत्पादन में गिरावट, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का मतलब दोस्तों होता है छिपी। छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, यानी कि हमारा 30 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि चरकुला नृत्य डाट डाट से संबंधित है। दोस्तों गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, या फिर दोस्तों बिहार से। तो चरकुला नृत्य दोस्तों जो है हमारा वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यानी कि 31 का देखा जाएगा तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर गुजरात की बात की जाए दोस्तों, तो गुजरात में है दोस्तों गरबा नृत्य प्रसिद्ध है। दोस्तों क्या प्रसिद्ध है? गरबा नृत्य गुजरात में। एमपी में देखा जाए यानी कि मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में भगोरिया नृत्य पसंद है, फेमस है। भगोरिया नृत्य है दोस्तों। और बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में जोगीड़ा नृत्य। दोस्तों क्या है यहाँ पे? जोगीड़ा, ये जोगीड़ा नृत्य है। तो अब यहाँ पे चरकुला नृत्य दोस्तों कहाँ है? अपने यूपी का, यानी उत्तर प्रदेश का, यानी कि यहाँ पे हमारा 31 का सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? पेरिस में, टोक्यो में, लंदन में, या फिर दोस्तों न्यूयॉर्क में। तो 32 का हमारा बी, यानी कि टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है, मतलब ये 2020 में। तो आगे देखेंगे 32 के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे 32 के बाद यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि लॉन टेनिस में किस जोड़ी ने 2013 यूएस डबल्स चैंपियनशिप जीता? महेश भूपत लिएंडर पेस ने, माइक ब्रायन बॉब ब्रायन ने, लिएंडर पेस रेडेक स्टे पानेक ने, महेश भूपति माइक ब्रायन ने। अब दोस्तों यहाँ पे 33 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 33 का सी, लिएंडर पेस रेडेक स्टे पानेक, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 33 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है कि बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हो गई थी? सुभाष गुप्ता की, लाला अमरनाथ की, एमएल जयसिन्हा की, रमन लांबा की। दोस्तों वो रमन लांबा है जो बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान में खेल रहे थे और जिनको काफी चोट लग गई, फिर उनको अस्पताल ले गया और वो अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। रमन लांबा कहाँ के थे दोस्तों? वो हम अपने भारत देश के थे, यानी कि भारत के ही थे। कौन थे दोस्तों? भारत के थे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 34 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों बात की जाए ये कब ऐसा हुआ, तो फरवरी 1998 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, फरवरी 1998 में क्रिकेट खेलते वक्त भारत के खिलाड़ी की बांग्लादेश में मौत हो गई थी। तो यहाँ पे हमारा 34 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? एमएल वलसम्मा, पीटी उषा, कमलजीत संधू, और फिर उसके बाद के मल्लेश्वरी। दोस्तों 35 का यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कमलजीत संधू।
35 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, या फिर दोस्तों तमिलनाडु है। तो 36 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे 36 का हमारा सी के साथ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये उस समय भी था, 2013 का पेपर है, तो उस समय में भी गन्ना उत्पादक में उत्तर प्रदेश प्रथम था, और वर्तमान में 2024 चल रहा है, तो वर्तमान में भी दोस्तों गन्ना उत्पादक में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे अभी भी बना है। आगे देखेंगे 36 के बाद दोस्तों हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन, और 37 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि हरित ग्रह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर दोस्तों आर्गन। तो यहाँ पे 37 का हमारा ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम दोस्तों क्या करते हैं, CO2 भी लिखा जाता है, CO2 इतना भी लिख सकते हैं, और इसे ग्रीन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। हरित ग्रह प्रभाव को किस नाम से जाना जाता है, ग्रीन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। किसको, हरित ग्रह प्रभाव को। तो यहाँ पे 37 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, राइट हो गया। 37 के बाद दोस्तों हम लोग 38 नंबर देखेंगे, और 38 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है, नाभिकीय विस्फोटों के कारण, गंदे खुले नालों के कारण, ज्वालामुखी के उद्गारों से निकली गैसों के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। ये दोस्तों ताजमहल हमारा सफेद संगमरमर से बना हुआ है, ये यूपी के आगरा में है। तो ये दोस्तों हमारा क्या है, अम्लीय वर्षा के कारण क्या हो रहा है, ये बदरंग हो रहा है, यानी कि 38 का हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 के बाद हम लोग यहाँ पे 39 नंबर देखेंगे, और 39 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे, डॉक्टर भाभा थे, डॉक्टर SJ कासिम थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे। तो 39 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर SJ कासिम थे। 39 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। अब दोस्तों यहाँ जो है 6 माह का दिन व 6 माह की रात होती है, कहा दोस्तों, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे, डॉक्टर SJ कासिम थे। अब यहाँ अंटार्कटिका में क्या होता है दोस्तों, 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। अगला देखेंगे 39 के बाद दोस्तों लोग 40 नंबर क्वेश्चन, और 40 नंबर क्वेश्चन पे दिया है कि वन्य प्रणाली सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है, 1 से 7 अक्टूबर, 1 से 7 जनवरी, 25 से 31 दिसंबर, 15 से 22 सितंबर। तो दोस्तों यहाँ पे वन्य प्रणाली सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है, तो 40 का हमारा हो जाएगा 1 से 7 अक्टूबर, यानी कि 40 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 के बाद दोस्तों हम लोग 41 नंबर देखेंगे, और 41 नंबर में कहा कि सुंदर वन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, दक्कन के पठार पर, गोदावरी डेल्टा में, या महानदी डेल्टा में। सुंदर वन दोस्तों कहां पे है हमारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है, यानी कि 41 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 41 के बाद दोस्तों हम 42 देखेंगे। 42 में दिया गया है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहां पे है, रामनगर नैनीताल में, दुधवा लखीमपुर में, बांदीपुर राजस्थान में, काजीरंगा असम में। तो दोस्तों 42 का भी हो जाएगा हमारा ए, रामनगर नैनीताल में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहां है, रामनगर नैनीताल में है। आगे देखेंगे 42 के बाद दोस्तों लोग 43 नंबर क्वेश्चन, और 43 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है, तो वो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र है, और या गंगा है, या फिर दोस्तों यमुना है, या फिर दोस्तों नर्मदा है। तो 43 का हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, ब्रह्मपुत्र है। ये ब्रह्मपुत्र दोस्तों है जो मानसरोवर झील, ये तिब्बत में है दोस्तों। तो यहाँ पे अब अगर देखा जाए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र जो है ये मानसरोवर झील, ब्रह्मपुत्र में मानसरोवर झील है, और कहाँ पे है, तिब्बत में है। गंगा ये गंगोत्री हिमनद हिमालय पर्वत में है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है दोस्तों, हिमालय पर्वत में ये भी है। और नर्मदा अमरकंटक है, अमरकंटक पठार में, ये MP में है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ये कहा गया है कि किस नदी का उद्गम भारत के बाहर से है, बाहर है, तो ब्रह्मपुत्र का है दोस्तों। 43 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 43 के बाद दोस्तों हम लोग 44 नंबर देखेंगे, और 44 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, गंगा, नर्मदा, महानदी, या फिर दोस्तों कावेरी। तो 44 का हो जाएगा हमारा बी, मतलब नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। आगे देखेंगे 44 के बाद दोस्तों 45 नंबर, और 45 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है,
चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? महाराष्ट्र से, गुजरात से और मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से। तो 45 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी, चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है या गुजरती है। 45 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 45 के बाद दोस्तों हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन, और 46 नंबर क्वेश्चन में दिया है कलपक्कम में स्थित है तेल शोधनशाला, जल विद्युत शक्तिग्रह, परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु परीक्षण केंद्र। तो कलपक्कम में दोस्तों हमारा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कलपक्कम में स्थित क्या है दोस्तों? परमाणु ऊर्जा केंद्र हमारा है। आगे देखेंगे यहाँ पे 46 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और 47 नंबर देखेंगे, 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। कहां पे पड़ती? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर? दोस्तों भूमध्य रेखा पर पड़ती। क्या हो जाता है? 47 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या है? राइट है। कह रहा अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी ना होती है, कितनी झुकी है दोस्तों? आपको पता है पृथ्वी का जो झुकाव है वो है 23.5 डिग्री झुकी है। ये झुकी है दोस्तों। कितना? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। अगर कह रहा है कि ये झुकी ना होती तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, तो कहां पे गिरती? वो भूमध्य रेखा पर केवल गिरती। दोस्तों यहाँ पे 47 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया? राइट हो जाएगा। 48 नंबर देखेंगे, और 48 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन है, ध्रुवीय उच्च वायुभार है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, अनियमित वाही हवाएं हैं। तो 48 का दोस्तों हो जाएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण दोस्तों क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। अब दोस्तों ज्वार क्या होता है, भाटा क्या होता है? सागरीय पानी का ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। यहां पे हम लिख देते हैं सागरीय पानी का ऊपर उठना दोस्तों क्या कहलाएगा? ज्वार कहलाएगा। और फिर इसी प्रकार सागरीय पानी का ऊपर के बाद इस जगह पे हो जाएगा नीचे जाना क्या कहलाएगा? यहाँ पे भाटा कहलाएगा। तो ज्वार भाटा दोस्तों आप समझ गए, ये किसके कारण होता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। और सागरीय पानी का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, और सागरीय पानी का नीचे जाना भाटा कहलाता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट या डक हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आपका कोई राय सुझाव हो तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपकी वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 48 के बाद दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर दोस्तों दक्षिण अमेरिका? तो 49 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा दोस्तों पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है हमारा एशिया। 49 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि गोभी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? दोस्तों सब्जी के नाम है, मरुस्थल है, चक्रवाती तूफान है या फिर दोस्तों शीतोष्ण घास के मैदान है? तो 50 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि मरुस्थल के नाम है। गोभी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? तो ये दोस्तों मरुस्थल के नाम है। तो ये सब क्या है? मरुस्थल है। तो अब दोस्तों अगर देखा जाए गोभी जो शब्द लिखा है, ये गोभी जो है चीन व मंगोलिया का सहारा का मरुस्थल है। यानी गोभी जो है, गोभी ये चीन और मंगोलिया में है। गोभी जो सहारा का मरुस्थल, ये मरुस्थल है। तो ये गोभी मरुस्थल कहां पे है? चीन और मंगोलिया में। चीन, मंगोलिया में है। दूसरा अगर देखा जाए कालाहारी, यहां पे दिया है कालाहारी जो दोस्तों है ये दक्षिण अफ्रीका में है। कहां पे है दोस्तों? ये हमारा दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका। अब अगर तीसरी बात की जाए आटाकामा, यहाँ पे आटाकामा जो है दोस्तों वो हमारा दक्षिण अमेरिका में है। कहां पे है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है। तो ये हो गया। अब आगे देखा जाएगा सहारा जो है दोस्तों ये हमारा है उत्तरी अफ्रीका में है। कहां है दोस्तों? हमारा उत्तरी अफ्रीका में है। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे इनका
मतलब अब दोस्तों ये सब क्या है, मरुस्थल है, तो 50 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे हम लोग 51 नंबर यानी 51 नंबर, और 51 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि जीवाश्म किस प्रकार के सैल में पाई जाती है, आग्नेय सैल में, परतदार सैल में, रूपांतरित सैल में, या उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो 51 का हमारा हो जाएगा परतदार। तो दोस्तों जीवाश्म हमारा कहां पाई जाती है, परतदार सैल में पाई जाती है, यानी 51 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। परतदार सैल के औषधि सैल भी कहा जाता है। परतदार सैल को क्या कहा जाता है दोस्तों, औषधि सैल भी कहा जाता है। ये भूतल के 75% भाग पर है। ये भूतल के कितने परसेंट पर है, 75% भाग पर परतदार सैल होती है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन, और 52 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि भारतीय मृदा में कमी है, मैग्नीज की कमी है, कैल्शियम की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, या फिर दोस्तों फास्फोरस की कमी है। तो 52 का हो जाएगा हमारा सी, यानी कि भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी है। 52 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 53 नंबर देखेंगे, और 53 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो 53 का दोस्तों सबको पता होगा कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है दोस्तों, नाइट्रोजन होती है। क्या होती है दोस्तों, नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए यहाँ पे हमारा 53 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 53 के बाद दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन, और 54 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है, व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, मानसून हवा, या फिर दोस्तों ध्रुवीय हवा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि वो है मानसून हवा, जो है वो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। कौन सी, 54 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 54 के बाद दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन, और 55 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित में उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है। निम्नलिखित में उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है, भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त तक। तो कहा गया उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, तो यहां पे हो जाएगा हमारा कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच को हम उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य को क्या कहते हैं दोस्तों, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यानी कि यह ऑप्शन हमारा 55 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन, और 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है, ओस, कोहरा, धुआं, पाला। संघनन नहीं है दोस्तों, तो 56 का हो जाएगा हमारा धुआं जो है वो संघनन नहीं है। आगे देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन, और 57 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि इग्लू क्या है। इग्लू यानी कि काला हांडी खाना भदोसों द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकार का पशु है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु है। गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एक्सिमो रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इग्लू दोस्तों क्या है, यह गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एक्सकिमो रहते हैं। यानी कि 57 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 57 के बाद दोस्तों हम लोग 58 नंबर देखेंगे, और 58 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है, पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, या फिर दोस्तों ज्वार शक्ति। तो 58 का हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी में दिया है हमारा ए और डी। ए हमारा हो जाएगा पवन ऊर्जा और हो जाएगा ज्वार शक्ति। ये क्या है हमारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है दोस्तों, तो पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति। यानी कि 58 का ए और डी ऑप्शन मौजूद हमारा बी पे, तो हमारा 58 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 58 के बाद हम लोग 59 नंबर देखेंगे, और 59 नंबर में कहा है कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहां बन रहा है, एटा में, ग्रेटर नोएडा में, गोरखपुर में, या फिर दोस्तों इटावा में। तो 59 का हमारा हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहां बन रहा है, तो वो दोस्तों इटावा में ही बन रहा है। यानी 59 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 59 के बाद दोस्तों हम 60 नंबर देखेंगे, और 60 नंबर में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, श्री टीवी राजेश्वर, श्री होरमा सजी पेरोसा मोदी, श्री बीएल जोशी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 61 का हो जाएगा बीएल जोशी। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों सी के साथ राइट क्यों होगा, अब यहाँ पे वर्तमान राज्यपाल की बात की गई है, तो ये प्रश्न हमारा कब पूछा गया था, ये पेपर हुआ था 2013 में। तो 2013 के राज्यपाल कौन थे, श्री बीएल जोशी थे। अब अगर वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान 2024 की बात अगर की जाए, तो इस समय हमारे कौन है, आनंदीबेन पटेल है। कौन है दोस्तों, आनंदी
बेन पटेल, आनंदीबेन पटेल हैं वर्तमान के हमारे क्या राज्यपाल हैं। वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है दोस्तों, ठीक है। और उस समय वर्तमान 2013 में कौन थे? श्री BL जोशी थे। इस समय पे हमारे वर्तमान 24 में दोस्तों कौन है? आनंदीबेन पटेल है। तो 61 का हमारा यहाँ पे उस समय पे सी था और इस समय पे अब आनंदीबेन पटेल जी है। 65 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य किन राज्यों को स्पर्श करती है। दोस्तों आपको बता दूं कि 62 का हमारा ये सी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा 8 राज्यों को स्पर्श करती है। वो 8 राज्य कौन कौन से दोस्तों मैंने बताया है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। तो ये हमारे 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा इन राज्यों को स्पर्श करते हुए जाती है। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 62 के बाद दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन। और 63 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? गौतम नगर, गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज, संत रविदास नगर। तो संत रविदास नगर ही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 63 का हमारा डी, 63 का डी हमारा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? संत रविदास नगर। अगर सबसे बड़े की बात कर दी जाए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला तो लखीमपुर है दोस्तों। यूपी का बड़ा जिला, यूपी का बड़ा जिला की बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यूपी का बड़ा जिला हो जाएगा लखीमपुर हो जाएगा, लखीमपुर। तो यानी इस क्वेश्चन में हमारा पूछा क्या गया था? सबसे कम क्षेत्रफल वाले सबसे छोटा, तो संत रविदास नगर यही हमारा जिला हो जाएगा। 63 के बाद दोस्तों लोग 64 नंबर देखेंगे और 64 नंबर हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति। तो 64 का हो जाएगा हमारा दोस्तों डी, राष्ट्रपति करता है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो वो हमारे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति करते हैं। 64 के बाद दोस्तों हम लोग 65 नंबर पे आ जाएंगे। 65 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है, पुलिस अधीक्षक होता है, जिला न्यायाधीश होता है, जिलाधिकारी होता है या जिला विकास अधिकारी होता है? तो 65 का हो जाएगा जिलाधिकारी होता है। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? जिला अधिकारी होगा या फिर दोस्तों कलेक्टर होता है। यानी जिले का मेन हेड, यानी जिला का पूरे जिला का मेन मुखिया कौन हो जाएगा? जिलाधिकारी कहा जाएगा या फिर दोस्तों कलेक्टर होता है। यानी 65 का हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 65 के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे 66 नंबर और 66 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? लखनऊ में, मुरादाबाद में, कानपुर में या फिर दोस्तों अलीगढ़ में? तो 66 का हमारा हो जाएगा दोस्तों बी, मुरादाबाद में हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मुरादाबाद में स्थित है। यानी कि 66 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो गया। 67 नंबर पे आ जाएंगे और 67 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि पुलिस को किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अनिवार्य रूप से किस समय सीमा के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा? दोस्तों 6 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर या फिर 24 घंटे के अंदर, फिर 48 घंटे के अंदर। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस पकड़ ले जाती है तो ऐसा नहीं है कि पुलिस उसको बंधक बना करके या एनी टाइम उसको अपने पास ही रखी रहेगी या थाने बंद कर देगी, ऐसा नहीं है। पुलिस को भी 24 घंटे के अंदर क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर वो अपने नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने तुमको पेश करेगा। 24 घंटे की समय सीमा होता है दोस्तों। यानी कि 67 का हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 68 नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ पे। 68 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है सेवानिवृत्त सिविल सेवक, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल द्वारा मनोनीत। तो 68 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, हम बता दें आपको सी के साथ, यानी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। 68 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 20? तो 69 का हो जाएगा ए, यानी कि अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? वो है अनुच्छेद 21, यानी 69 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है या फिर रक्षा मंत्री होता है? तो 71 का दोस्तों हो जाएगा हमारा यहाँ पे
70 पूछा गया, 70 है क्वेश्चन, 70 का हो जाएगा हमारा दोस्तों बी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री तो होता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना अगर पूछ ली जाए कब हुई है, तो स्थापना अगर इसकी बात करें हम, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 1998 में हुई थी। किसकी दोस्तों? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई है? 1998 में हुई है। आगे देखेंगे दोस्तों 70 के बाद हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन पे। 71 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि कौन सा राज्य नक्सलवाद प्रभावित नहीं है? महाराष्ट्र नहीं है, झारखंड नहीं है, गोवा नहीं है, या फिर दोस्तों छत्तीसगढ़ नहीं है। तो 71 का हो जाएगा हमारा सी। गोवा जो है हमारा वो नक्सलवाद से प्रभावित राज्य नहीं है, यानी कि 71 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन, और 72 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि अग्निवी नहीं इसको पढ़ेंगे, हाँ अग्निवी कह दीजिए, अग्नि 5, इसको वी नहीं कह के 5 ही कहेंगे, रोमन अंक का 5 लिखा हुआ है। अग्नि 5 क्या है? भारत द्वारा निर्मित सबसे बड़ा परमाणु है, सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है, भारत में निर्मित भारी बम वर्षक विमान है, भारत में निर्मित नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। अग्नि 5 जो है दोस्तों वो हमारा क्या है? सतह से सतह मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 72 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा? राइट होगा। 72 के बाद हम लोग 73 में पहुंचेंगे, और 73 नंबर क्वेश्चन में कहा कि भारत तथा किस देश ने आतंकवाद से निपटने तथा सुरक्षा संबंधी मामलों में परस्पर सहयोग पर सहमति व्यक्त की है? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, या फिर दोस्तों रूस। 73 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा अमेरिका। भारत तथा किस देश के आतंकवाद से निपटने तथा सुरक्षा संबंधी मामलों में परस्पर सहयोग पर सहमति व्यक्त की है? वो है दोस्तों अमेरिका, यानी कि 73 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन, और 74 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि तीस्ता नदी के जल विवाद किस देश के साथ है? नेपाल के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, या पाकिस्तान के साथ है, या भूटान के साथ है? तो 74 का हो जाएगा तीस्ता नदी के जल विवाद किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। 74 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट बन जाएगा। 75 नंबर देखेंगे, और 75 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा दिया गया है कि हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई थी? यानी 2000 कब की बात है दोस्तों? 2013 की बात की गई है। तो कह रहा है हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई थी? तो भारतीय पनडुब्बी दोस्तों वो जो थी, अब कौन है? INS विभूति है, INS सिंधु रक्षक है, INS सिंधु वर्धन है, INS विक्रमादित्य है। तो 75 का यहाँ पे हमारा दोस्तों यहाँ पे बी के साथ, यानी कि INS सिंधु रक्षक हमारी जो हुई थी वो 2013 के स्वतंत्रता दिवस के पहले नष्ट हो गई थी दोस्तों। 14 अगस्त 2013 को नष्ट हुई थी ये भी, यानी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिवस होता है, तो यानी कि उसके पहले एक दिन 14 अगस्त को ये नष्ट हो गई थी 2013। तो दोस्तों 75 के बाद हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, और 76 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि नवंबर दिसंबर 2013 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं? तो ये 2013 की बात की गई थी। नवंबर दिसंबर 2013 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे थे? राजस्थान में, मिजोरम में, मध्य प्रदेश में, या फिर दोस्तों झारखंड में? तो 76 का हमारा हो जाएगा उसमें पे दोस्तों झारखंड हमारे इस क्वेश्चन में क्या था? राइट आंसर था। आगे देखेंगे 76 के बाद दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन, और 77 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन थे? दोस्तों ये कब था दोस्तों? 2013 की कहानी थी। 2013 में कौन थे? पहले हम 2013 का जान लेते हैं। तो 2013 में दोस्तों थे ये हमारे अनिल कुमार ब्राउने थे। कौन थे दोस्तों? अनिल कुमार ब्राउने थे। अब वर्तमान की बात कर दी जाए, वर्तमान 2024 की बात हम लोग करते हैं। वर्तमान 2024 में अगर देखा जाए तो वर्तमान 24 में अब दोस्तों भारतीय वायुसेना के मतलब वर्तमान 2024 में एयर चीफ कौन है? वो है दोस्तों एयर चीफ, यहाँ पे अगर हम लिख दें एयर चीफ दोस्तों कौन है? वो है एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राय चौधरी है दोस्तों। कौन है? विवेक राय चौधरी एयर चीफ मार्शल। विवेक राय, यानी कि विवेक राय चौधरी, विवेक राय चौधरी है। उसके बाद दोस्तों थल सेना का अगर देखा जाए तो यहाँ पे थल सेना का देखा जाए, यहाँ पे हमने थल सेना का लिख दिया। थल सेना के दोस्तों कौन है? थल सेना के मनोज पांडे हैं दोस्तों। कौन है? मनोज पांडे।
और उसी प्रकार दोस्तों अगर थल सेना के बाद हम देखें तो मनोज पांडे हैं। और अब नौसेना का अगर देखें तो नौसेना, यहाँ पे अगर हम नौसेना लिखें तो नौसेना के दोस्तों यहाँ पे कौन है, नौसेना के हो जाएंगे आर हरि कुमार, आर हरि कुमार हो जाएंगे। तो ये दोस्तों इस समय पे वर्तमान की बात हो गई, तो इसमें आप लोग इनको जान लीजिएगा। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है, विवेक राय चौधरी हैं, विवेक राय चौधरी। और थल सेना कौन है, थल सेना कौन है दोस्तों, मनोज पांडे हैं। नौसेना के हैं आर हरि कुमार हैं। तो उस समय 2013 में कौन थे एयर चीफ मार्शल, थे अनिल कुमार ब्राह्मणे थे। आगे देखेंगे 77 के बाद दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन, और 78 नंबर में पूछा गया है अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन था। तो उस समय पे कौन था दोस्तों, 78 का हम देखें तो अरुंधति भट्टाचार्य थे, 2013 में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष थे। और अब वर्तमान में दोस्तों कौन है, दिनेश कुमार खारा है। यानी कि वर्तमान 2024 की अगर बात की जाए, वर्तमान 2024 की अगर हम बात करें तो दिनेश कुमार खारा है। कौन है, दिनेश कुमार खारा, ये है दोस्तों स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 79 नंबर, और 79 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि फेलिन क्या है, यूनान का सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज है, मलेरिया की नई दवा है, अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा है। तो फेलिन दोस्तों क्या है, अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान है। यानी कि 79 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारा इन्हीं सबका लिंक दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का राय या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 79 के बाद दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन, और 80 नंबर क्वेश्चन ये हमारा दिया गया है कि एंजेला मर्केल कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश मंत्री हैं, जर्मनी की चांसलर हैं, ऑस्ट्रेलिया की नई प्रधानमंत्री हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 80 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा, एंजेला मर्केल हैं जो जर्मनी की चांसलर हैं। दोस्तों कौन है, जर्मनी की चांसलर है, और नवंबर 2005 में बनी थी। कब बनी थी दोस्तों, नवंबर 2005 में बनी थी। ये कब, 2013 की कहानी है, पूछी गई है 2013 में। और तब ये कब बनी थी, उस समय पे 2005 में बनी थी। और फिर अब वर्तमान में अगर बात की जाए, वर्तमान 2024 की बात की जाए, वर्तमान 2024 की अगर बात करते हैं तो ये है ओलाफ सोल्ज हैं। ओलाफ, यहां पे हम लिखे दे रहे हैं ओलाफ सोल्ज हैं। अब दोस्तों ये भी जर्मनी की ही, ये एंजेला मर्केल जो है ये जर्मनी की चांसलर हैं, तो ये भी जर्मनी की इस समय पे कौन है चांसलर, ओलाफ सोल्ज हैं वर्तमान में। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, और ये रहा हमारा दोस्तों अंतिम क्वेश्चन था। और दोस्तों अगर आपको वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।